स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोमवार को देर शाम अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण पहुंचे थे। आज उन्होंने सुबह भराड़ीसैंण में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान विधानसभा भराड़ीसैंण में जिलाधिकारी चमोली सहित अन्य अधिकारियों से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विकास कार्यों, इस यात्रा और जनपद चमोली से संबंधित अन्य विकास के साथ साथ जन कल्याण के कार्यों के विषय में जानकारी ली। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही 9 बजे स्थानीय सारकोट गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्या सुनी। इसके बाद सीएम देहरादून के लिए रवाना हुए। तो सारकोट में लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और अचानक बिना बताए किसी भी पूर्व सूचना के कल सीएम पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण पहुंचे थे, जिसको लेकर अधिकारी भी हैरत में पड़ गए क्योंकि राज्य के गठन के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह बिना बताए अचानक नहीं पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के अचानक पहुंचने से हर कोई हैरान था। वहीं सुबह सुबह सैर पर निकले और इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की, जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा गया। समस्याएं सुनी, निस्तारण के निर्देश दिए। सैर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले। इसके साथ साथ उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर अब थम गया है। वहीं सीएम धामी ने प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में गुप्तकाशी में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान धामी ने बाइक रैली में हिस्सा भी लिया। इसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित किया। वहीं बाइक रैली काफी बड़ी संख्या में इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। तो बाइक रैली के दौरान की ये तस्वीरें। वही भाई मनोज रावत हैं जिन्होंने शिवलिंग को पत्थर कहकर सनातन को ठेस पहुंचाने का काम किया था। भगवान शंकर की जो हम आस्था, आजाद आस्था और श्रद्धा के हमारे केंद्र हैं, भोलेनाथ, बाबा केदार, बाबा तुंगनाथ, त्रिजुगी नारायण भगवान, ओंकारेश्वर भगवान, वो कहते हैं पत्थर की मूर्त है, पत्थर है। आप बताइए, मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, मैं आज इनसे कहना चाहता हूं कि जिनकी आंखें पत्थर होती है, जिनकी आंखें पत्थर की होती हैं, उन्हें शिवलिंग भी पत्थर लगता है। जो भक्त होते हैं महादेव के, उन्हें कंकड़ में भी शंकर लगता है। जो भक्त होते हैं महादेव के, उन्हें कंकड़ में भी शंकर लगता है। इसलिए भाइयों बहनों, इनके किसी बहकावे में आप सबको नहीं आना है। एकजुट होकर भाजपा के कमल के निशान पर वोट देना है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का शासनकाल पूरी तरह से तुष्टीकरण से भरा हुआ है। इन्होंने इस देवभूमि में लैंड जिहाद को बढ़ाने का काम किया, अवैध घुसपैठियों को बसाने का घिनौना काम किया है। इनकी मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, इनकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कह रहे थे घुसपैठियों को यहां बसाने में क्या गलत है। एक वीडियो आप सब लोग भी देख रहे होंगे, एक वीडियो में है भाई साहब, कह रहे हैं इनको बसाने में क्या दिक्कत है। किसी हमारी बुजुर्ग महिला से बात कर रहे थे यहीं से। मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं इस बाबा विश्वनाथ के धाम से कहना चाहूंगा कि अब आप सुधर जाइए। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही आज राज्य के अंदर डेमोग्राफी का संकट पैदा हो गया है। राज्य के अस्तित्व को प्रश्न खड़ा हो गया है। भाइयों बहनों, आज कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है,
तो आप सबने देखा होगा कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं। ये नहीं कि दूर दूर से कोई समीक्षा करते हो, दूर दूर से निर्देश देते हो। आपने देखा 31 जुलाई की रात्रि को जब यहां केदार घाटी में आपदा आई थी, उसके तत्काल बाद प्रातःकाल 11 बजे आदरणीय भरत चौधरी जी यहां बैठे हैं, सतपाल महाराज जी हमारे मंत्री हैं, हम लोग 11 बजे इसी गुप्तकाशी में पहुंचे थे। आप सबके बीच में आकर हमने 16,000 से भी जो यात्री तीर्थ यात्री यहां फंसे हुए थे उन सबको सुरक्षित निकालने का काम किया। इतना ही नहीं, हमने यहां के जो प्रभावित हमारे व्यापारी थे उनके बैंक खातों में भी तुरंत 10 करोड़ रुपए की धनराशि तुरंत उनकी सहायता के रूप में उनके बैंक के खातों में डालने का काम भी किया था। भाइयों बहनों, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि 2013 में आपदा आई और आप लोगों को आपके हाल पर छोड़कर चले गए। उस समय ये लोग अपने युवराज का, अपनी पार्टी के शहजादे का इंतजार करते रहे और जो राहत सामग्री यहां आनी थी वो दिल्ली में ही खराब होती रही, सड़ती रही, लेकिन यहां लोग उसका इंतजार करते रहे। भाइयों बहनों, और देहरादून से खबर सामने आ रही है, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों को लगाई फटकार। सशक्त उत्तराखंड 2025 की हुई समीक्षा बैठक में पहुंचे 2 अधिकारी। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फटकार लगाई है और 2025 की समीक्षा बैठक, सशक्त उत्तराखंड की समीक्षा बैठक हुई जिसमें 2 अधिकारी पहुंचे। अहम बैठक से नदारद अधिकारी और इसी को लेकर फटकार लगाई गई। मुख्य सचिव ने फटकार लगाई है, पुनरावृत्ति हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों के सचिवों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके अधिकारी बैठक से नदारद रहे, 2 अधिकारी इसमें मौजूद रहे और इसी को लेकर फटकार लगाई गई। साथ ही साथ हिदायत भी दी गई कि अगर फिर से ऐसा दोबारा होता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ये जानकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों को फटकार लगाई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, सशक्त उत्तराखंड की बैठक हुई है और बैठक में अधिकारी नदारद रहे। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाना है, तो उस दिशा में ये बैठक यहाँ पर महत्वपूर्ण थी, जिसे मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से यहाँ पर बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में जो शासन के जो अधिकारी थे, यानी जो सचिव विभागों के जो सचिव हैं, विभागों के जो निरीक्षक हैं, उनको इस बैठक में आना था ताकि वो अपने विभाग का रोडमैप यहाँ पर बता सके कि किस प्रकार से विभाग काम कर रहा है, विभाग की जो योजना है वो जनता के लिए कितनी लाभप्रद है और अभी तक की जो प्रगति रिपोर्ट है विभागों की उसको जानने का काम यहाँ पर होना था। लेकिन इस बैठक में अधिकारी पूर्ण समय से नहीं पहुंच पाए, मात्र 2 सचिव इस बैठक में यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अधिकारियों की इस नाराजगी से, अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से काफी नाराज यहाँ पर दिखी। उनकी तरफ से सीधे निर्देश यहाँ पर सचिवों को यहाँ पर दिए गए कि जब भी उत्तराखंड राज्य के विकास से जुड़ी ऐसी सशक्त विभागों की बैठक यहाँ पर होती है उसमें विभागों के सचिवों को मौजूद रहना अनिवार्य यहाँ पर होगा। और अगर किसी कारणवश सचिव बाहर राज्य के बाहर किसी दौरे पर गए हुए हैं तो उनको उस बात की जानकारी भी यहाँ पर देनी होगी और अपने जो मातृत्व जो अधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए कहना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस बैठक में सिर्फ 2 सचिव यहाँ पर मौजूद रहे तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अधिकारियों के सामने अधिकारियों की जो कार्यशैली है उसे मुख्य सचिव काफी नाराज यहाँ पर दिखी है और उनकी तरफ से ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम देखें तो पहले ही सभी को सूचित कर दिया गया था कि इसमें शामिल होना है, बैठक में मौजूद रहना है, बावजूद इसके जो अधिकारी वो गायब रहते, क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि अधिकारियों की जो कार्यशैली उस पर कार्यशैली में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी संजीदगी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है जिसके चलते कहा जा सकता हो कि अधिकारियों ने अपने संजीदगी के साथ काम करना शुरू कर दिया या जो उनकी जिम्मेदारियों का है उन जिम्मेदारियों का सत्पूर्णता उनकी तरफ से निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। उनकी तरफ से लगातार उस अफसरशाही में जीने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते कह सकते हैं कि उनके लिए ना तो बैठक की महत्वपूर्णता जरूरी है और ना ही विकास के कामों की जो
योजनाएं जनता के लिए बनाई गई है, उन जनता की योजनाओं को, विकास की योजनाओं को पूरा करना उनके लिए जरूरी है। यही वजह रही कि उनकी तरफ से कार्यों में भी ढूंढता यहाँ पर अपनाई गई। अब बैठक में आने का कष्ट उनकी तरफ से उठाने का काम यहाँ पर नहीं किया, यानी जहमत तक उठाने का काम नहीं किया गया। और अब ये समझा जा सकता है कि जैसे ही ये मामला मुख्य सचिव ने सीधे तौर पर अधिकारियों को यहाँ पर निश्चित करने का काम यहाँ पर किया, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिली है इस पूरे मामले पर। उनकी तरफ से भी मुख्य सचिव से इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट यहाँ पर ली गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इन सब चीजों को लेकर दिशा निर्देश देते रहे कि अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव यहाँ पर करना चाहिए और कम से कम अधिकारी जो बैठकें हैं उन बैठकों में पूर्ण होमवर्क के साथ, यानी जो पूरा होमवर्क होता है उस होमवर्क के साथ यहाँ पर मौजूद रहे, ताकि जो योजनाओं की जो प्रगति रिपोर्ट है उसको सही से यहाँ पर जाना जा सके और उसकी जो वस्तु स्थिति है उसको यहाँ पर बताई जा सके। जी, जिस तरीके से अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हुए बावजूद, सूचित करने के बावजूद, ये कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही साफ तौर पर दिखाती है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से यहाँ वो लापरवाही, तो जाहिर सी बात है कि जनता है वहां तक भी जो सरकारी चीजें हैं, योजनाएं हैं या बैठक के दौरान जो कुछ भी बातचीत होती है वो पहुंचने में देरी जरूर होगी। लेकिन अब आगे से इस तरह की चीजें ना हो, दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है? बिल्कुल, अभी यह समझा जा सकता है कि बैठक पर अधिकारियों का मौजूद न रहना इस बात का प्रमाण है कि अधिकारी अभी भी लाल फीताशाही से उभर कर बाहर नहीं निकल पाए हैं। जिस प्रकार से विकास की योजनाओं का खाका यहाँ पर अधिकारियों को देना था कि उनकी तरफ से किस प्रकार से काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो रोड मैप बनाने के लिए कहा गया था ताकि उत्तराखंड राज्य 2025 तक से राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके, विकास की योजनाओं का लाभ जनता को यहाँ पर मिल सके। और पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे, जो विभागों को जो लक्ष्य यहाँ पर दिए गए थे, उन लक्ष्यों को बताने का काम इस बैठक में किया जाना था, लेकिन अधिकारी ना तो अपने कार्यों को पूर्ण कर पा रहे हैं और ना ही बैठकों में उपस्थित हो पा रहे हैं। यही वजह है कि अधिकारियों के इस दुर्मूल रवैये पे, इस लापरवाही को लेकर मुख्य सचिव ने खासी नाराजगी जाहिर करी है। उनकी तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए कि अगर अगली बैठकों में भी इसी प्रकार से अधिकारी नदारद रहते हैं, बैठकों में नहीं आते हैं। बिल्कुल है, यानी कि साफ तौर पर यहाँ जो अधिकारी है उनकी लापरवाही देखी गई है, बावजूद इसके जब उन्हें सूचित कर दिया जाता है, लेकिन किसी तरह का खौफ उनमें दिखाई नहीं देता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर, देहरादून से खबर सामने आ रही, उपचुनाव के प्रचार का थमाशोर, बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। उपचुनाव के दौरान पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है और केदारनाथ में मिथक दोहराएगी बीजेपी या कांग्रेस तोड़ने में रहेगी कामयाब। डोर टू डोर कर रहे नेता प्रचार प्रसार। कल होगा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। बीजेपी के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और कांग्रेस में प्रचार प्रसार में एकजुटता देखी गई। सत्ताधारी दल पर जुबानी हमले भी इन दिनों तेज होते हुए दिखाई दे रहे, तो डोर टू डोर अब नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं सत्ताधारी दल पर जुबानी हमले भी तेज। बीजेपी के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ऐसे में देखें तो अब प्रचार प्रसार जो है वो थम जरूर गया है, लेकिन अभी भी जुबानी जंग जरूर जारी है। 23 नवंबर को नतीजे आना है। वहीं अगर बात करें तो कल विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, अब चुनाव प्रसार जो है वो प्रचार थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर जो है नेता जनता के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। घंटे यहाँ पर बचे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होने के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से पूरी जो पोलिंग पार्टियां थी, जो शहरी जो क्षेत्र है, यानी जो रोड हेड साइड के जो क्षेत्र है, वहाँ की जो पोलिंग पार्टियां, उनको आज रवाना करने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। जो दूरस्थ जो क्षेत्र थे, जो 130 में से पोलिंग बूथ में से जो दूरस्थ क्षेत्र थे, वहां पर पोलिंग पार्टियों को एक दिन पहले ही वहां पर रवाना कर दिया गया था, ताकि चुनाव की पूरी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से यहाँ पर पूर्ण किया जा सके। और कल जब 20 नवंबर से जब मतदान यहाँ पर शुरू होगा, सुबह जब मतदान आना शुरू होगा, तो उस समय ये कह सकते हैं कि जनता को सभी पूरी तैयारियां मिल सके और अपना वोट कास्ट करने का काम वहां पर कर सके, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन और जो सरकारी मशीनरी है वो वहां पर जुटी हुई है।
पुलिस फोर्स को वहां पर लगा दिया गया है, जो संवेदनशील वाले जो क्षेत्र हैं, ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव में कोई बाधा यहाँ पर ना पहुंचे। अब ये कह सकते हैं कि चुनाव का जो शोरगुल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर थम चुका है। नेता डोर टू डोर इस समय चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार से कोई माइक या लाउड स्पीकर का उपयोग इस दौरान यहाँ पर नहीं हो रहा। डोर टू डोर में ही जनता को कन्विंस करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, वो इस समय रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा सीट पर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए सिर्फ एक प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए चुनाव बड़ा साख का सवाल यहाँ पर बना हुआ, क्योंकि ये सीट केदारनाथ की जो विधानसभा की जो सीट रही है, ये बीजेपी की पारंपरिक सीट यहाँ पर रही है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी पुनः यहाँ पर जीत हासिल करना चाहती है, और अगर बीजेपी को ये जीत हासिल नहीं होती है तो फिर बीजेपी के लिए तीसरा बड़ा झटका यहाँ पर कह सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम पिछले दोनों सीटों की बात करें, बद्रीनाथ और मैंगलोर की, वहां भी जो रिजल्ट आए वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हम सभी जानते हैं कि क्या बदलाव हुआ, क्या संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही केदारनाथ सीट पर अपने अपने दावे ठोक रही है। देखिए, बीजेपी दावा इसलिए कर रही है कि बीजेपी के पारंपरिक सीट यहाँ पर रही है। बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशी यहाँ पर जीते हुए नजर आए हैं जब भी यहाँ पर चुनाव हुआ है, और अभी तक ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनावी रणनीति यहाँ पर अपनाई है, माइक्रो लेवल तक की जो चुनावी रणनीति बीजेपी ने अपनाई है कि एक एक वोट को यहाँ पर किस प्रकार से बूथ स्तर तक ले जाना है, उसका वोट पार्टी के पक्ष में हो सके, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। यानी जो मतदाता इस समय केदारनाथ विधानसभा सीट पर मौजूद है, उनके लिए तो पार्टी यहाँ पर ताकत झोंकी रही है। जो प्रवासी मतदाता भी यहाँ पर मौजूद है, इस विधानसभा के जो प्रवासी मतदाता, उनको भी पोलिंग बूथ तक लाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा सके, उसके लिए पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, वो चाहे लुधियाना में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, वहां पर भी विभिन्न बैठकें कर चुके हैं, और उन प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए घर आने का निमंत्रण उनकी तरफ से पहले से यहाँ पर दिया जा चुका है। जबकि कांग्रेस के जो उत्साह का जो वजह है वो यही है कि 2 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। 10 साल बाद के प्रदेश में कह सकते हैं कि उपचुनाव में विपक्षी दल को जीत का स्वाद यहाँ पर मिला है, और इस बार जिस प्रकार से एकजुटता इस विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर देखने को मिली है, वो एकजुटता बद्रीनाथ और मैंगलोर में भी देखने को मिली थी। पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित था, और इसीलिए बीजेपी से जो ये कह सकते हैं कि सवाल जवाब कांग्रेस के नेता लगातार करते नजर आ रहे हैं कि जो स्थानीय जनता के मुद्दे थे, उन्हें सरकार की तरफ से क्यों नदारद करने का काम यहाँ पर किया गया, क्यों उनको भूल दिया गया, और उन्हीं प्रमुख मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल। अब है, अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं की, तो अपने अनोखे तरीके से जो है वोट मांगते रहते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात करें, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें। कल भी जब हमने देखा तो बाइक रैली में शामिल हुए, और इस दौरान एक बड़ा जन समर्थन उनके साथ साथ दिखाई दिया। तो क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी के लिए केदारनाथ सीट काफी अहम है, और ऐसे में जन समर्थन उन्हें मिल पाएगा? बिल्कुल, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीट कही जा सकती है, क्योंकि बीजेपी अगर इस सीट को नहीं जीतती है तो फिर केदारनाथ का मैसेज पूरी देश में एक तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट जाने का काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि पहले से ही बद्रीनाथ की सीट पर बीजेपी अपना हार यहाँ पर डाल चुकी है। बीजेपी को वहां पर हार मिल चुकी है, और उसका संदेश पूरी तरीके से यहाँ पर जा चुका है। अगर ऐसे में केदारनाथ की जो पारंपरिक जो सीट बीजेपी की रही है, उस पर भी बीजेपी को हार मिलती है, तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा चिंताजनक विषय यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो चुनावी जो प्रबंधन है, आखिर उसमें कहाँ पर कमियां है, उन सब चीजों को मंथन करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। यह चुनाव ये इसलिए ज्यादा खास महत्वपूर्ण बना है क्योंकि इस चुनाव पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह भी यहाँ पर टिकी हुई है, क्योंकि केदारनाथ धाम से उनका जो खासा लगाव यहाँ पर रहा है। यानी कि साफ तौर पर ये बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है, और ऐसे में देखना हो कि जनता का मूड क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा, उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूरा होने की कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंप पार्क का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है, और इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए की दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है।
खटीमा में लगभग 1 करोड़ रुपए से निर्मित कुष्ठ आश्रम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है और उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने के लिए 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। हमारे विकास प्राधिकरण है, उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ और जिस प्रकार से उधम सिंह में हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है, उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, यानी ये अमाउंट थोड़ा बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। हमने खटीमा में दीनदयाल पार्क बनाया लगभग 25 लाख की लागत का, वो बन के तैयार हुआ। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो भी हमने बन के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो EWS के फ्लैट्स बनने थे वो भी काम चल रहा है और ये निर्देश दिए गए कि 31 मार्च 2025 तक इसे कंप्लीट करना है। और हालांकि उसमें थोड़ा ये दिक्कत आ रही है कि वो बस मतलब वहाँ थोड़ा सा दूरी पे है, जनता को कैसे हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं, हमारे उपभोक्ता उसमें पूरे लोग आए, उसके लिए यदि कहीं लगता है तो उसका हम थोड़ा सा जनता को बताने का भी काम करें ताकि लोग उसमें। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।